हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा निषेचन। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था परागण के बारे में, यानी कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण। ठीक है, अब हम निषेचन के अंदर पढ़ेंगे युग्मकों का संलयन, यानी कि निषेचन उसे ही कहते हैं जिसमें दोनों युग्मक एक दूसरे के साथ में संलयित होते हैं, यानी कि नर युग्मक व मादा युग्मकों का संलयन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, निषेचन के विभिन्न चरण होते हैं। पहला चरण है पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका की वृद्धि। ठीक है, पराग कणों का अंकुरण। अब ये जो पराग कण वर्तिकाग्र पर आए हैं, इनका क्या होता है, वर्तिकाग्र पर जो आए हैं इनका अंकुरण होता है और अंकुरण होकर इनसे पराग नली निकलती है। ठीक है, और ये पराग नली वृद्धि करती है। तो ये टॉपिक हो गया पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका की वृद्धि। ठीक है, अब वर्तिकाग्र पर क्या माध्यम होता है, देखो वर्तिकाग्र की सतह पर वसा, रेजिन, शर्करा आदि पराग कणों के अंकुरण के लिए उचित माध्यम प्रदान करते हैं। इस वर्तिकाग्र पर वसा, रेजिन, शर्करा आदि जो पदार्थ होते हैं वो पराग कणों के अंकुरण के लिए उचित माध्यम प्रदान करते हैं। ठीक है, अब पराग कणों के अंकुरित होने में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, अंकुरण काल। पराग कण जितने समय में अंकुरित होते हैं उस समय को हम क्या बोलते हैं, अंकुरण काल। ठीक है, अब अंकुरण कैसे होता है, तो अंकुरण में क्या होता है कि जनन छिद्र, मैंने आपको पराग कण के बारे में बताया था कि बाह्य चोल पर क्या होता है, जनन छिद्र। जनन छिद्र से बाह्य चोल के अंदर जो अंत्यचोल होता है, अंत्यचोल पराग नली के रूप में निकलकर वर्तिका में प्रवेश करता है। ये चित्र के अंदर है आपके। ठीक है, ये बाहर का जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपके बाह्य चोल और अंदर जो है वो अंत्यचोल। अंत्यचोल पराग नली के रूप में वर्तिका में प्रवेश करता है। ठीक है, वैसे तो परागकण से एक ही नली निकलती है, लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें परागकण से एक से अधिक नलियाँ निकलती हैं। ऐसे परागकणों को हम क्या कहते हैं, बहुनलिकीय परागकण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कुकुरबिटेसी व मालवेसी के पौधों में। कुछ सामान्य जानकारी देखो कि पराग नलिका की लंबाई वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। ये बात ध्यान रखने लगे आपके कि पराग नलिका की लंबाई जो होती है वो वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। वर्तिका की कितनी लंबाई होती है उतनी ही पराग नलिका की लंबाई होती है। ठीक है, जैसे मक्का में इसकी लंबाई 450 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, अब वर्तिका में क्या होता है कि वर्तिका की गुहा श्लेष्मिक पदार्थों से भरी होती है। ऐसे पदार्थों से भरी होती है जिनमें श्लेष्मा होता है, जो पराग नलिका की वृद्धि को प्रेरित करती है। ये श्लेष्मिक पदार्थों से भरी जो गुहा होती है वो पराग नलिका की वृद्धि को आगे प्रेरित करती है। अधिकतर पादपों में वर्तिका बंद या ठोस होती है। ज़्यादातर पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर वर्तिका जो होती है वो बंद होती है या ठोस होती है, यानी कि उसके अंदर उत्तक भरे होते हैं। लीलियम व राइबीज में वर्तिका खोखली होती है। ठीक है, इनमें उपस्थित उत्तक, जो वर्तिका बंद या ठोस होती है उनमें उपस्थित उत्तक पैक्टिनेज एंजाइम द्वारा नष्ट हो जाते हैं। पैक्टिनेज एंजाइम होता है वो इनको नष्ट कर देता है। ठीक है, वर्तिका, अंडाशय तथा बीजांड में उपस्थित रासायनिक कारक, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड, इनमें उपस्थित जो रासायनिक कारक होते हैं वो पराग नलिका की वृद्धि की दिशा को निर्धारित करते हैं। वो इसकी दिशा को निर्धारित करते हैं। उसकी दिशा क्या होती है, पराग नलिका की दिशा क्या होती है, बीजांड की ओर। ठीक है, अंडाशय और अंडाशय में जो बीजांड होते हैं उस बीजांड की ओर। तो नलिका की वृद्धि इस प्रकार क्या होती है, एक दिशीय और रसायन अनुवर्ती, यानी कि एक ही दिशा में होती है और रासायनिक कारकों द्वारा होती है, निर्धारित होती है, इसलिए इसको रसायन अनुवर्ती कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारे, अगला पॉइंट है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो ध्यान दीजिए, पराग नलिका जो होती है वो बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश करती है। पराग नलिका जो होती है वो बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश करती है। ठीक है, एक तो होता है बीजांड द्वारी प्रवेश, दूसरा होता है निभागी प्रवेश और तीसरा होता है अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है, बीजांड द्वारी प्रवेश में क्या होता है कि जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो उसे हम बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। अधिकतर पादपों में जो होता है वो बीजांड द्वारी प्रवेश ही होता है। निभागीय प्रवेश में क्या होता है, निभागीय प्रवेश में जब पराग नलिका बीजांड के निभाग भाग से प्रवेश करती है, ये निभाग भाग से प्रवेश करती है तो उसे बोलते हैं हम निभागीय प्रवेश। ठीक है, किसमें होता है, केजुराइना में, जुगलेंथस में। ठीक है, तीसरा है अध्यावरणीय। अध्यावरणीय प्रवेश में क्या होता है कि जब पराग नलिका बीजांड के अध्यावरण बताए थे मैंने आपको। ठीक है, तो अध्यावरण से प्रवेश करती है तो उसे अध्यावरणीय प्रवेश करते हैं, जैसे कुकुरबिटा में होता है। समझ में आ गई बात आपके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। समझ में आ गई बात। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, बीजांड में तो प्रवेश कर गई, ये बीजांड है, ये बीजांड में प्रवेश कर गई। अब पराग नलिका भ्रूणकोश में कैसे प्रवेश करती है, मेन जो पॉइंट है वो ये है
क्योंकि भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद में ही उसके युग्मकों का संलयन होगा, निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। ठीक है, तो परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। अब ध्यान देना कि भ्रूणकोश में परागनलिका अधिकतर बीजांड द्वार वाले सिरे से प्रवेश करती है। अभी मैंने आपको बताया अधिकतर कहाँ से प्रवेश करती है, बीजांड द्वार वाले सिरे से प्रवेश करती है। परागनलिका भ्रूणकोश में निम्न मार्गों द्वारा प्रवेश करती है। जैसे पहला मार्ग है अंडकोशिका, ये रहा आपके अंडकोशिका तथा एक सहायक कोशिका के बीच से, या तो यहाँ से प्रवेश करें अंडकोशिका तथा एक सहायक कोशिका के बीच से। दूसरा भ्रूणकोश की भित्ति, ये जो भ्रूणकोश की भित्ति है इसकी भित्ति और एक सहायक कोशिका के बीच से, यहाँ से। ठीक है, तीसरा है एक सहायक कोशिका को भेदते हुए। तो ज़्यादातर प्रवेश जो होता है वो क्या होता है, एक सहायक कोशिका को भेदते हुए। हम इसी पर अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो परागनलिका भ्रूणकोश में निम्न चरणों द्वारा प्रवेश करती है। परागनलिका जो भ्रूणकोश में प्रवेश करती है उसके कई चरण हैं, जैसे सहायक कोशिका में प्रवेश करेगी तो उसके कई चरण होते हैं। ठीक है, दो सहायक कोशिका में से एक सहायक कोशिका जो होती है वो परागनलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश से पहले ही डीजनरेट हो जाती है, आप कह सकते हो अपहासित हो जाती है या नष्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ज़्यादातर जो परागनलिका प्रवेश करती है वो सहायक कोशिका के बीच से प्रवेश करती है, यानी कि यहाँ से प्रवेश करती है। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करती है तो एक तो नष्ट हो जाती है और एक में प्रवेश कर जाती है। अब ध्यान देना कि सहायक कोशिका में इस प्रकार संरचना होती है, सहायक कोशिका में इस प्रकार संरचना होती है। इस रचना को बोलते हैं तंतुमय समुच्चय, या आप कह सकते हो फिलीफॉर्म एपार्चस। इसका क्या काम होता है, इससे एक केमिकल निकलता है, यानी कि रसायन निकलता है। ये रसायन पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये रसायन क्या करता है, पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ में आ गई बात यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही ये पराग नलिका इस सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करती है, तो ध्यान देना कि पराग नलिका, ये पराग नलिका है, इसके शीर्ष पर एक पोर होता है, यानी कि छिद्र होता है। ठीक है, इस छिद्र में से कायिक केंद्रक जो होता है, ऊपर ही ऊपर कायिक केंद्रक होता है, तो कायिक केंद्रक तो यहाँ पे नष्ट हो जाता है, उसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, जब ये अंदर इस तंतुमय समुच्चय जो इसको आकर्षित कर लेंगे अपनी तरफ, जब ये अंदर प्रवेश करेगी इसके कोशिका द्रव्य में, तो अपने दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देगी, अपने दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देगी। ठीक है, जिसमें से दोनों नर युग्मक, अब ध्यान देना कि दोनों नर युग्मक, ये रहा दोनों नर युग्मक जो थे परागनलिका में, दोनों नर युग्मक हैं, ये दोनों नर युग्मक जो है वो अगुणित हैं, एन है। ठीक है, हैप्लॉइड हैं ये। ठीक है, इनका प्लोडी लेवल क्या है, ये अगुणित होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना इसके अंदर जो अंड कोशिका है, अंड केंद्रक, अंड कोशिका का जो अंड केंद्रक है, ये अंड केंद्रक भी क्या है, अगुणित होता है, यानी कि इसका भी प्लोडी लेवल क्या होता है, ये हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। ठीक है, अब ध्यान देना कि इसमें जो दो केंद्रक मुक्त होते हैं, परागनलिका जो दो केंद्रक मुक्त करती है, यानी कि दो नर युग्मक मुक्त करती है। एक नर युग्मक का केंद्रक तो क्या होता है कि इस अंड केंद्रक के साथ में संलयन कर लेता है, और संलयन करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। संलयन करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। ठीक है, और दूसरा जो युग्मक होता है वो इसके मध्य में जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, जिसको हम द्वितीय केंद्रक भी कहते हैं। ध्रुवीय केंद्रक क्यों कहते हैं, क्योंकि दो केंद्रक जो आते हैं इसमें वो दोनों ध्रुवों से आते हैं, दोनों ध्रुवों से। तो ये जो इसका जो प्लोडी लेवल होता है वो क्या होता है, 2n। इसका प्लोडी लेवल क्या होता है, 2n। ये जो होता है 2n। ठीक है, अब इसमें से एक केंद्रक, ये रहा एक केंद्रक, इसके साथ में संलयन कर लिया, जाइगोट बना लिया। इसने क्या बना लिया, जाइगोट। दूसरा जो केंद्रक है वो इसके साथ में संलयन कर लेगा, संलयन करके क्या बनाएगा, किस रचना का निर्माण करेगा, 3n, यानी कि प्लोडी लेवल क्या हो जाएगा इसका 3n। क्यों, 2n पहले से, ये जो है 2n पहले से। 2n पहले से क्यों है, क्योंकि इसमें द्वितीय केंद्रक हैं, दो केंद्रक हैं, तो 2n है। अब एक केंद्रक और मिल गया तो क्या हो गया इसमें 3n। ठीक है, तो कौन सी रचना बनेगी, PAN। संरचना कौन सी बनेगी, PEN। ठीक है, इसको यहां समझिए, देखिए आप इस प्रकार डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि दो नर युग्मक हैं, दो नर युग्मक हैं तो दो जगह संलयन करेंगे। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्स्ट मेल गेमिट, फर्स्ट मेल गेमिट, ये दो मेल गेमिट हो गए, NN, यानी कि नर युग्मक, मेल गेमिट, नर युग्मक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल गेमिट। ठीक है, तो फर्स्ट मेल गेमिट, फर्स्ट मेल गेमिट प्लस एग सेल, जिसको हम फीमेल गेमिट कहते हैं। ठीक है, ये भी N है, ये भी N है, यानी कि दोनों अगुणित हैं। इन्होंने दोनों ने संलयन करके, यानी कि युग्मक संलयन हो गया, संलयन हो गया तो इनको क्या कहेंगे हम, युग्मक संलयन। तो पहला जो निषेचन होता है वो क्या होता है, युग्मक संलयन। कौन सी संरचना का निर्माण हुआ, जाइगोट, जो क्या होती है 2n। 2n का मतलब द्विगुणित। ठीक है, सेकंड फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि सेकंड मेल गेमिट, सेकंड मेल गेमिट भी क्या है,
एगुणित है। सेकंड मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो क्या है 2n, यानी कि द्विगुणित। द्विगुणित और अगुणित क्या बन गया त्रिगुणित। ठीक है, ये जो निषेचन होगा वो कौन सा होगा ट्रिपलेट फ्यूशन, या आप कह सकते हो इसको त्रिकसल्यन। इसको हम क्या कह सकते हो, कह सकते हैं त्रिसल्यन, या आप कह सकते हो त्रिकसल्यन भी हम कह सकते हैं। किसका निर्माण होता है 3n संरचना का। तो ये क्या हो गई PEN। PEN का नाम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या आप कह सकते हो इसको प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, या आप कह सकते हो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। भ्रूणपोष यानी कि ये तो भ्रूण कोश है। ठीक है, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष का मतलब भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना। तो इससे भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना का निर्माण होता है। ये प्राइमरी भ्रूणपोष कोशिका है, इससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, और जो जाइगोट है वो जाइगोट किसका निर्माण करेगा, जाइगोट भ्रूण का निर्माण करेगा। जो भ्रूण डेवलप होगा, भ्रूण का जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तित होते हुए भ्रूण को ये जो एंडोस्पर्म है ये पोषण देने का काम करता है। तो सबसे पहले विकास किसका होता है एंडोस्पर्म का, उसके बाद विकास होगा किसका भ्रूण का। ये हो गई आपके डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, थोड़ा वापस हल्के से आपको वापस बता देता हूँ। इसमें क्या होते हैं तंतुरूपी समुच्चय, आपको बताया मैंने। ठीक है, इसमें केमिकल होता है, ये केमिकल परागनलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है। परागनलिका जो होती है वो दो नर युग्मकों को लेकर के आती है। ये सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। तो दोनों नर युग्मक जो होते हैं उनमें से एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका के साथ में संलयन कर लेता है। ठीक है, ये संलयन करके जाइगोट संरचना बन गई। ठीक है, और दूसरा नर युग्मक जो होता है वो किसके साथ में संलयन कर लेता है ध्रुवीय केंद्रक। मैंने आपको भ्रूणकोश में बताया था। ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक कह सकते हो आप, या द्वितीय केंद्रक। इसके साथ में संलयन करके क्या संरचना बनाएगा त्रिगुणित। ये तो द्विगुणित हो गया। द्विगुणित क्यों हो गया, नर युग्मक भी अगुणित और मादा युग्मक भी अगुणित। अगुणित अगुणित मिलकर के क्या बनाएंगे द्विगुणित। अब ये त्रिगुणित क्यों हो गया, दूसरा नर युग्मक है वो अगुणित होता है और ये जो संरचना थी पहले से द्विगुणित थी, तो त्रिगुणित संरचना का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब इसके महत्व के बारे में है कि निषेचन का, द्विनिषेचन का क्या महत्व होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या होता है। ठीक है, द्विगुणित युग्मनज जो होता है वो परिवर्तित होकर भ्रूण का विकास करता है। पहली बात, द्विनिषेचन का महत्व क्या होता है, पहला महत्व जो होता है वो द्विगुणित, उसमें ये है द्विगुणित युग्मनज परिवर्तित होकर भ्रूण का विकास करता है। दूसरा, त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक। त्रिगुणित है, त्रिगुणित क्यों हो गया 3n है, तो त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तीसरा, विकसित भ्रूणपोष भ्रूण के पोषण के लिए प्रारंभिक स्रोत होता है। विकसित भ्रूणपोष जो होता है वो भ्रूण के पोषण के लिए, अभी मैंने आपको बताया कि भ्रूण के पोषण के लिए प्रारंभिक स्रोत होता है जिसमें पोषण के लिए आवश्यक तत्व उपस्थित होते हैं। चौथा है, बीजों के जीवन के लिए युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन आवश्यक होते हैं। अब यहाँ समझ में आ गया ना आपके क्यों आवश्यक हैं, क्यों इसका बनना बहुत जरूरी। अगर ये नहीं बनेगा तो भ्रूण को पोषण नहीं मिलेगा, और भ्रूण को पोषण नहीं मिलेगा तो भ्रूण का परिवर्तन नहीं होगा। ये होता है आपके डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगले टॉपिक में हम भ्रूणपोष के बारे में अध्ययन करेंगे।